माई सेल्फ चंदन शर्मा। तो जैसा कि यार अपने एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं फार्माकोकाइनेटिक्स का, और एब्जॉर्प्शन के बाद अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन में अपनों ने क्या किया था, एब्जॉर्प्शन में अपनों ने इंटेस्टाइनल ल्यूमन से कोई भी ड्रग को, कोई भी मोलिक्यूल को, कोई भी ड्रग पार्टिकल को अपनों ने ब्लड ल्यूमन तक पहुंचाया था। यही काम किया था एब्जॉर्प्शन में अपनों ने। किसी भी ड्रग पार्टिकल को इंटेस्टाइनल ल्यूमन से कहां पहुंचाना था, ब्लड ल्यूमन तक पहुंचाना था। ये अपने एब्जॉर्प्शन में करा रहे थे, ओरल रूट के केस में, या फिर अपने मतलब कुल मिला के ब्लड ल्यूमन में पहुंचनी चाहिए थी ड्रग, कहीं से भी दी जाए, किसी भी रूट से दी जाए। अब यार ब्लड ल्यूमन तक पहुंचा चुके हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर। अब क्या उस दवाई को, उस ड्रग को अपने को ब्लड ल्यूमन से क्या टिश्यूज तक पहुंचानी है? या टिश्यूज तक भी तो पहुंचानी पड़ेगी। टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि आपको जो एक्शन करवाना है, क्या ड्रग जो है वो ब्लड ल्यूमन से अब कहां पे ट्रांसपोर्ट होएगी, टिश्यूज के अंदर ट्रांसपोर्ट होएगी। जो मेजर मस्कुलर ऑर्गन्स है वहां पे टिश्यू जाके डिस्ट्रीब्यूट होएगी। मेजर मस्कुलर ऑर्गन्स भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जिनके अंदर मेजर ब्लड सप्लाई जहां पे ज्यादा होती है, जिन ऑर्गन्स के पास, जिस टिश्यू के पास, क्या ड्रग वहां पे जाके भी डिस्ट्रीब्यूट होएगी। तो ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर अपने शुरुआत कहां से करते हैं, जिसमें अपने शुरुआत एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एपेरेंट वर्ड क्यों दिया गया यार? एपेरेंट वर्ड देने की क्या जरूरत थी? आप डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एपेरेंट वर्ड क्यों दिया? एक चीज पे ध्यान देना, कंसेप्ट पकड़ना जो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, कि क्या आप कभी भी ये पता लगा सकते हो कि मैंने कोई भी, मान लो एक टेबलेट खाई, मैंने कोई भी एक 100 mg की टेबलेट थी, मैंने 100 mg की डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट ली जो मैंने खाई। अब मुझसे क्या पूछा, मुझसे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि बताओ कि ये टेबलेट जो आपने खाई है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हार्ट के पास कितना परसेंट है, मतलब 100 mg में से हार्ट के पास कितनी दवाई गई है, क्या मैं ये चीज कैलकुलेट करके बता सकता हूँ? उसने पूछा कि 100 mg की टेबलेट है, क्या आप मेरे को ये बताओ कि ब्रेन के पास कितनी टेबलेट डिस्ट्रीब्यूट, कितनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होके गई है। तो यार ये तो मैं कभी भी नहीं बता सकता। अगर कोई मुझसे पर्टिकुलर ऑर्गन वाइज पूछने लग जाए कि हार्ट के पास कितनी ड्रग गई है, ब्रेन के पास कितनी ड्रग गई है, आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे, आपने 100 mg लिया तो 100 mg में से हार्ट के पास कितनी है, ब्रेन के पास कितनी है, तो शायद ये इम्पॉसिबल है बता पाना। ये इम्पॉसिबल है कि आप पर्टिकुलर ऑर्गन के हिसाब से मेरे को ये बताने लग जाओ कि कहां पे कितना अमाउंट ड्रग का गया है, तो ये कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकता। तो इसलिए क्या करते हैं, अपने एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, और इस हाइपोथेसिस क्रिएट करके ही अपने एक अनुमान लगाते हैं कि अपनों ने इतनी अमाउंट अगर ड्रग की दी है तो इतना परसेंटेज या फिर इतना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सारे के सारे ओवरऑल टिश्यूज के अंदर। और इसी हाइपोथेसिस के कारण अपने को यहां पे क्या लगाना पड़ा, अपने को वर्ड जोड़ना पड़ा इस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, और उस वर्ड का क्या नाम था, एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम था, एपेरेंट। और इसीलिए अपने को वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ये वर्ड जोड़ना पड़ा एपेरेंट। सिर्फ किस वजह से जोड़ना पड़ा, हाइपोथेसिस की वजह से, क्योंकि अपने एग्जैक्ट नहीं बता सकते कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यूज के अंदर कितना हुआ है, क्योंकि अपने कभी भी सिर्फ एक बार ड्रग नहीं लेते, अपने सुबह भी लेते हैं ड्रग, वही ड्रग शाम को लेते हैं, फिर वो ड्रग कई बार अपने 14 दिन तक भी लेते हैं, 7 दिन तक भी लेते हैं। तो टिश्यूज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट चेंज होता जाता है, पहले से ड्रग प्रेजेंट है और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पहले से ड्रग टिश्यूज में प्रेजेंट नहीं है, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, बहुत कुछ है, सब कुछ देखते हैं इसके अंदर। तो एपेरेंट का मतलब समझ आया आपको कि मैंने एपेरेंट क्यों बोला यहाँ पे, एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एपेरेंट वर्ड सिर्फ इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे अपने क्या क्रिएट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं। अब मैंने एक डायग्राम लिया है फिर से, जैसा कि मैंने बायोअवेबिलिटी में आपको समझाया था, सेम डायग्राम वैसा मैंने यहाँ पे भी लिया है, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया है, पूरी की पूरी जो स्क्वायर बना रखा है, पूरी की पूरी एक ह्यूमन बॉडी है, पूरा का पूरा क्या है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, बीच में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन शो किया हुआ है मैंने। तो ये जो डायग्राम है, पूरी ह्यूमन बॉडी, बीच में सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किया। क्या मैंने अभी सर्कुलेशन के अंदर मैंने क्या किया, कोई भी ड्रग दी 100 mg, आईवी रूट से मैंने कोई ड्रग दी, आईवी रूट से मैंने कोई ड्रग दी 100 mg, और उस दवाई का एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा का ये मतलब है कि वो टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे ये दवाई दी यहाँ पे आईवी 100 mg सर्कुलेशन के अंदर दी, थोड़ी देर बाद मैंने जब ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन चेक करी, जो भी ड्रग मैंने दी थी, तो उसकी कंसंट्रेशन मुझे ब्लड के अंदर कितनी मिली, 5 mg पर मिलीलीटर। उस ड्रग की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन थोड़ी देर बाद कितनी मिली, 5 mg पर मिलीलीटर मुझे उसकी कंसंट्रेशन मिली, जबकि मैंने डोज कितनी दी थी, 100 mg डोज दी थी, कंसंट्रेशन कितनी मिली, 5 mg मिली ब्लड के अंदर। मतलब बाकी ड्रग कहां गई? तो क्या बाकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, बाकी ड्रग टिश्यूज के अंदर जा चुकी है, तभी तो कंसंट्रेशन ब्लड की कम हो गई,
तभी तो ब्लड की कंसंट्रेशन कम हो गई, ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो गई। क्यों कम हुई ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन? क्योंकि बाकी जो ड्रग थी वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, वो सारी की सारी टिश्यूज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक टिश्यू लिया, यहाँ पे एक ऑर्गन लिया, मैंने लीवर दे लिया। अब इस लीवर के अंदर मेरे को ये पता लगाना है कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है टिश्यूज के अंदर वो कितनी हुई है। तो क्या मैं इस लीवर को भी एक होमोजेनस मिक्सचर मान सकता हूं? इस लीवर को भी मैं होमोजेनस मिक्सचर मान सकता हूं। और जब मैंने इस लीवर की कंसंट्रेशन चेक करने की कोशिश करी, जब मैंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि डिस्ट्रीब्यूट कितनी हुई है ड्रग, तब मुझे क्या पता लगा? तब मुझे पता लगा कि 500 mg पर ml डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है ड्रग का। 500 mg पर ml डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो जो ड्रग आपने दी थी उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है ड्रग का, वो कितना हो चुका है? 500 mg पर ml इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो क्या अब मुझे एक चीज पता लगानी है कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था वो था कितना? अभी तो मुझे सिर्फ ये पता लगा कि अमाउंट कितनी है लीवर के पास कितनी अमाउंट ड्रग की है, ये तो मुझे पता लग गया 500 mg। पर मुझे अब ये पता लगाना कि जो टोटल ड्रग दी थी उसका कितना परसेंटेज है जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है टिश्यूज के पास। तो क्या उसका कितना परसेंटेज है, ये डिस्ट्रीब्यूट कितना हो चुका है टिश्यूज के पास, ये पता लगाने के लिए क्या मैं इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करूंगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और जो टिश्यूज की कंसंट्रेशन है। प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन ड्रग की बच गई है और जो टिश्यूज में कंसंट्रेशन ड्रग की है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, अगर मैं ये पता लगा लूं कि मेरे को लीवर की कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए, लीवर और सर्कुलेशन की कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए मुझे कितना प्लाज्मा रिक्वायर्ड है, मुझे कितनी प्लाज्मा की कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी कि लीवर की कंसंट्रेशन ड्रग की और इस सर्कुलेशन की ड्रग कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो जाए। और जो कंसंट्रेशन प्लाज्मा की मुझे मिलेगी, जो कंसंट्रेशन मुझे रिक्वायर्ड है प्लाज्मा की, दोनों को इक्वल करने के लिए, वही क्या कहलाएगा? उसका एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया आपको? थोड़ा डीप है बट बहुत शानदार कंसेप्ट है। अगर एक बार ये समझ आ गया तो इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैं दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं, दोनों को मैं बराबर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर्कुलेशन के अंदर से लीवर के पास कितनी ड्रग गई है। तो ये पता लगाने के लिए मैंने लीवर की कंसंट्रेशन चेक करी, लीवर की कंसंट्रेशन इतनी आई। बट अब मुझे ये पता लगाना है कि कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलेशन से लीवर के पास हुआ है, टिश्यूज के पास कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये पता लगाने के लिए क्या मैं दोनों को कोरिलेट कर दूं, दोनों को कंबाइन कर दूं, और दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या मुझे ये पता लगेगा कि कितना डाइल्यूटिंग एजेंट चाहिए मेरे को, कितना प्लाज्मा रिक्वायर्ड है मेरे को, ताकि दोनों ही कंसंट्रेशन बराबर हो सके। और जो प्लाज्मा रिक्वायर्ड है, क्या वही तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वही तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन भी यही आती है कि इट इज नथिंग बट इट इज द टोटल प्लाज्मा रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट द एडमिनिस्ट्रेशन डोज इन द होल बॉडी एट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कि टोटल प्लाज्मा रिक्वायर्ड, जितना टोटल प्लाज्मा रिक्वायर्ड अपने को किसको अकोमोडेट करने के लिए? एडमिनिस्टर्ड डोज को अकोमोडेट करने के लिए इन होल बॉडी के अंदर एट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मतलब जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है बॉडी की, उस प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो अपने को टोटल प्लाज्मा रिक्वायर्ड है, ताकि अपने जो भी डोज एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं उसको अपने क्या करवा सके? अकोमोडेट करवा सके बॉडी के अकॉर्डिंग। जो भी डोज अपनों ने एडमिनिस्टर्ड करी है वो अपने अकोमोडेट करवा सके। इसको अपने क्या बोलते हैं? एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये बहुत ज्यादा टिपिकल लगे तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में एक चीज याद रखना कि जो डोज अपनों ने सर्कुलेशन में दी है, सर्कुलेशन में देने के बाद जो डोज टिश्यूज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और बाद में जो डोज किसमें बची है? सर्कुलेशन के अंदर बची है। तो जो सर्कुलेशन के अंदर बची है वो तो सर्कुलेशन में, और जो जा चुकी है वो सारी की सारी क्या हो चुकी है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है टिश्यूज के अंदर। इसी को अपने क्या बोलते हैं? एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अपने एक पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? जितना ज्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, जितना ज्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा दोनों को क्या करने के लिए? दोनों को बराबर करने के लिए, कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए, जितना ज्यादा डाइल्यूटिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उस ड्रग का। जितना ज्यादा अपने को प्लाज्मा वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा दोनों को बराबर करने के लिए, उतना ही ज्यादा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? उतना ही ज्यादा होगा। ये चीज याद रखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये भी। उसके बाद अपने बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। कैलकुलेशन बहुत बार एग्जाम्स में भी आ जाता है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, देखना, ये बहुत इजी है। यहाँ पे भी मैंने एक पूरी होल बॉडी मान ली है, पूरी बॉडी मानी है, बीच में मैंने सिस्टमैटिक सर्कुलेशन शो किया है। तो अब मैंने किया क्या है यहाँ पे देखना, इस पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के अंदर मैंने क्या किया? DMG ड्रग को इंट्रोड्यूस किया सर्कुलेशन के अंदर। क्या किया मैंने? सर्कुलेशन के अंदर DMG ड्रग को मैंने सर्कुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया।
और DMG सर्कुलेशन में इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद जो बॉडीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो कितनी है, CmG पर ml ड्रग है। कितनी है, CmG पर ml प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। CmG पर ड्रग, CmG पर ml का मतलब क्या, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब मैंने क्या कहा कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 ml के बराबर है। समझना इस चीज को, मैंने क्या कहा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 1 ml के बराबर है। तो 1 ml के लिए 1/c ml, 1 mg के लिए कितनी चाहिएगी अपने को, 1/c प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए। और अब मैंने क्या किया, अब मैंने कितनी ड्रग डाल दी, DMG ड्रग डाल दी। डी क्या है, ड्रग की कंसंट्रेशन है। डी मैंने एक हाइपोथेसिस लिए क्या लिया है, क्वांटिटी ली है। तो डी क्या है, DMG क्या है, ड्रग की कंसंट्रेशन है। तो इसके लिए अपने को कितनी रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए अपने को D/c ml की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या मुझे यहां से एक इक्वेशन सी निकल के आती है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू D/c, D इक्वल्स टू डोज एडमिनिस्टर्ड, जो मैंने यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड करी थी वही है डोज एडमिनिस्टर्ड, और C इक्वल्स टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यही तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। और ये फॉर्मूला किसके लिए, ये फॉर्मूला सिर्फ IV रूट्स वाले ड्रग्स के लिए। किसके लिए, सिर्फ IV रूट्स वाली ड्रग्स के लिए ये फॉर्मूला है। तो क्या आपको ये चीज पता लग रही है, इससे एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट इट इज रेशियो ऑफ डोज एडमिनिस्टर्ड अपॉन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इट इज ए डोज एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और ये जो फॉर्मूला है ये IV रूट्स की ड्रग्स के लिए होता है। तो इससे एक चीज पता लगती है अपने को कि जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, डोज एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप डोज एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा कर दोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा, बट अगर आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिर से बढ़ जाएगा। आपने अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी कम कर दी तब भी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, बट अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। वहीं अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बताऊं आपको, कोई भी दूसरे रूट्स के ड्रग्स के लिए कोई भी मतलब IV रूट के अलावा कोई भी रूट हो, उसके लिए जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखने को मिलेगा आपको, डोज एडमिनिस्टर्ड अपोन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है जिसको अपने बायोअवेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे आपको बायोअवेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है। यहाँ पे एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है दूसरे रूट्स के लिए, बायोअवेबिलिटी। तो जिस ड्रग की बायोअवेबिलिटी ज्यादा, बाकी दूसरे रूट्स के अंदर उस ड्रग्स का एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा, बट जिस रूट की बायोअवेबिलिटी कम उस रूट का एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम। तो इन सब चीजों से क्या पता लगता है, इन सब चीजों से ये पता लगता है अपने को कि डोज एडमिनिस्टर्ड जितनी ज्यादा करोगे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा। और उसके अलावा एक चीज और पता लगती है कि जो आपको ज्यादा डोज एडमिनिस्टर्ड करनी पड़ती है, जो स्टार्टिंग के अंदर अपने किसी भी, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जिसकी अपने क्या करते हैं, स्टार्टिंग डोज बहुत ज्यादा एडमिनिस्टर्ड करते हैं। बहुत बार प्रिस्क्रिप्शन मिलता है कि यार ये वाली जो ड्रग है इसकी स्टार्टिंग डोज आपको इतनी देनी है, उसके बाद धीरे धीरे कम करवाते हैं अपने। तो जो ज्यादा डोज आप एडमिनिस्टर्ड कर रहे हो, जो स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा डोज एडमिनिस्टर्ड करते हो, उसी डोज को क्या बोलते हो आप, लोडिंग डोज बोलते हो। उसी डोज को क्या बोलते हो आप, लोडिंग डोज बोलते हो। तो जो हाई क्वांटिटी के अंदर जो ड्रग एडमिनिस्टर्ड कर रहे हो आप, वही आपकी लोडिंग डोज कहलाती है। और लोडिंग डोज भी सेम ऐसी है, डोज एडमिनिस्टर्ड अपॉन में एपरेंट वॉल्यूम ऑफ इक्वल्स टू एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो लोडिंग डोज भी सेम यही होती है। लोडिंग डोज क्या होती है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। IV रूट के लिए लोडिंग डोज का भी यही फॉर्मूला है। किसी भी ड्रग की आपको लोडिंग डोज निकालनी है तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी लोडिंग डोज भी निकल के आ जाती है। वहीं अगर दूसरी बात करूं मैं, लोडिंग डोज अगर दूसरे रूट्स की ड्रग्स की बात करूं तो दूसरी रूट्स की ड्रग्स के अंदर कुछ भी ज्यादा नहीं करना पड़ता, बस एक आपको क्या करना पड़ेगा, बायोअवेबिलिटी एक्स्ट्रा फैक्टर होता है वो ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बायोअवेबिलिटी एडिशनल फैक्टर आ जाता है जो आपको ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर आप लोडिंग डोज निकालते हो तो लोडिंग डोज किस पे डिपेंड करती है, बायोअवेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर बायोअवेबिलिटी किसी ड्रग की कम होगी, जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा अपने को लोडिंग डोज की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट अलग अलग बात करी है। मैंने क्या कहा था ऊपर, मैंने ऊपर ये कहा था इस पॉइंट के अंदर कि अगर बायोअवेबिलिटी ज्यादा है किसी ड्रग की तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। बट यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ अगर बायोअवेबिलिटी किसी ड्रग की ज्यादा है तो उसकी लोडिंग डोज क्या होगी, कम होएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर और बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसको कभी भी इनको ध्यान रखना, सारे के सारे जितने भी पॉइंट है ये फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं करवाते कभी भी अपनों से बहुत ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगर एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया जाए तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर किसी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्या फर्क पड़ेगा, अगर किसी ड्रग की बायोअवेबिलिटी ज्यादा है तो लोडिंग डोज
कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या कम होगी। तो ये कुछ टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो अपनों से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये कैलकुलेशन पार्ट था। इसके बाद अपने एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अपने देखते हैं सबसे पहले कि अपने ने एक चीज़ पढ़ी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे यार कोई ड्रग है जो ब्लड के अंदर है, जो सर्कुलेशन में है, तो आप किसी भी ड्रग को सर्कुलेशन में आराम से रिमूव कर सकते हो। कोई भी ड्रग है सर्कुलेशन में है, बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास रिमूव करने के ड्रग को। आप डायलिसिस करवा सकते हो, डायलिसिस से रिमूव कर सकते हो। आप आयोनाइजेशन ज़्यादा बढ़ा सकते हो उस ड्रग की, आयोनाइज करा के आप रिमूव कर सकते हो। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप आराम से ड्रग को रिमूव कर सकते हो। बट अगर एक बार ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उस ड्रग को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। वो ड्रग कभी भी जल्दी से डायलिसिस से भी रिमूव नहीं होती, आयोनाइजेशन से भी रिमूव नहीं होती। तो उस केस के अंदर क्या किया जाता है? उस केस के अंदर सिर्फ एक ही तरीका होता है जो कि आप जिससे टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हो। टॉक्सिसिटी को कम करने का एक ही तरीका होता है जब ड्रग जो है टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और वो तरीका होता है एंटीडोट। क्या तरीका होता है? एंटीडोट। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। तो एग्जांपल्स के हेल्प से मैं समझाता हूँ आपको कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो कि डायलाइसिस से या फिर आयोनाइजेशन के थ्रू क्या होती है, बॉडी से रिमूव नहीं हो सकती। तो कुछ एग्जांपल्स है जिसका मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसको याद रखने की, तो आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पे याद रखने के लिए क्या ट्रिक है? बैड डॉक्टर एक ट्रिक बनाई है मैंने, BAD और DOC मतलब डॉक्टर, बैड डॉक्टर। तो B से क्या है? बीटा ब्लॉकर्स एंड बेंजोडाइजापाइंस, और A से एम्फेटामिन, D से दो D है, D से डाइजॉक्सिन, O से ओपोइड्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, एंड C से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये मैंने ट्रिक बनाई है, बहुत इजी है याद रखनी, याद रख सकते हो आप। बीटा ब्लॉकर्स एंड बेंजोडाइजापाइंस, A से एम्फेटामिन, D से डिजॉक्सिन, O से ओपोइड्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट, एंड C से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये सारी कुछ ऐसी ड्रग्स है जो कि डायलाइसिस से काम नहीं करती। डायलाइसिस से आप इसको बॉडी से रिमूव नहीं कर सकते इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी। अगर इन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाए तो आप किसी भी तरीके से डायलाइसिस से इसको रिमूव नहीं कर सकते। और इन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी क्यों हो जाती है? क्योंकि इनका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है। जैसे ही आप इस ड्रग्स को देते हो, सर्कुलेशन से बहुत जल्दी टिश्यूज में पहुंच जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जैसे ही टिश्यूज के अंदर पहुंच के डिस्ट्रीब्यूट होती है, वैसे ही क्या हो जाता है, इन ड्रग्स को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है बॉडी से, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो अब इनके कुछ एंटीडोट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीडोट, किसी भी हाल में भूलना मत, इनको याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार। इससे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है बेंजोडाइजापाइंस। बेंजोडाइजापाइंस का एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनल। बेंजोडाइजापाइन का एंटीडोट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। बीटा ब्लॉकर्स का एंटीडोट होता है, बीटा ब्लॉकर्स का ग्लूकागोन एंटीडोट होता है। बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट ग्लूकागोन होता है। एम्फेटामिन का अमोनियम क्लोराइड होता है एंटीडोट। एम्फेटामिन का अमोनियम क्लोराइड होता है। डिजॉक्सिन का एंटी डिजॉक्सिन या फिर डिजी बैंड बोलते हैं इसको, एंटी डिजॉक्सिन या फिर डिजी बैंड बोलते हैं डिजॉक्सिन के एंटीडोट को। ओपोइड्स का नैलेक्सोन, बहुत बार पढ़ा भी होगा आपने शायद, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपोइड्स का एंटीडोट नैलेक्सोन। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का एट्रोपिन सल्फेट, एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। ये है कुछ एंटीडोट इन ड्रग्स के जो कि आप इनको डायलाइसिस से रिमूव नहीं कर सकते, डेट्स वाई आपको इनके एंटीडोट यूज में लेने ही पड़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसको अपने प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है? कुछ भी नहीं है यार। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल सी बात, कि आपकी ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कौन से होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, यही तो प्लाज्मा प्रोटीन है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ऐसी ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाए, ऐसी ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाए, वो ड्रग्स, वो कौन सी ड्रग्स होती है, वो उन ड्रग्स का नेचर कैसा होता है? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग नेचर का होता है। तो जो ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्रोटीन भी ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो दवाई, जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गई, क्या मैं ये कह सकता हूँ वो सर्कुलेशन में ही है? वो तो डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं ना। जो दवाई प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो चुकी है वो सर्कुलेशन में ही रहेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट तो होएगी नहीं। और जो ड्रग सर्कुलेशन के अंदर ही रहेगी, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई है, तो वो सर्कुलेशन में रहेगी, और सर्कुलेशन में रहेगी तो वो लॉन्ग एक्टिंग होगी। एक चीज याद रखना, उसका एक्शन जो होगा वो क्या होगा? लॉन्ग होगा। और एक्शन लॉन्ग होगा, बट एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? वो कम होगा। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम इसलिए होगा क्योंकि दवाई सर्कुलेशन में है, बाइंडिंग नेचर की है।
बाइंड हो चुकी है तो डिस्ट्रीब्यूट होने में नो डाउट्स उसको टाइम लगेगा, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होएगी और धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होएगी। जैसे जैसे उसको स्टिमुलेशंस मिलते जाएंगे वैसे वैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी। तो प्लाज्मा प्रोटीन, दो टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एक तो एल्बुमिन और एक अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। दोनों याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एल्बुमिन से कौन सी ड्रग्स बाइंड होती है और अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से कौन सी ड्रग बाइंड होती है। तो एल्बुमिन से जो ड्रग्स बाइंड होती है वो होती है एसिडिक नेचर की ड्रग्स, काफी बार क्वेश्चंस पूछा गया है। और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से कौन सी नेचर की ड्रग बाइंड होती है, बेसिक ड्रग्स किससे बाइंड होती है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। तो ये दो ड्रग्स है, एल्बुमिन एसिडिक ड्रग्स से बाइंड, एल्बुमिन से बाइंड कौन होती है, एसिडिक टाइप की ड्रग्स बाइंड होती है। और बेसिक ड्रग्स किससे बाइंड होती है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बाइंड होने के। तो एसिडिक ड्रग कौन कौन सी होती है, जितनी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स है वो सारी एसिडिक नेचर की होती है लगभग, और सारी की सारी एल्बुमिन से बाइंड होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एंटीसाइकोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स एंड देन यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के भी एग्जांपल दे रखे हैं। पेनिसिलिन हो गया, सल्फेजोनामाइड हो गई, तो आप लिख सकते हो ये एग्जांपल। एंटीसाइकोटिक, एंटी एपिलेप्टिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स है। बेंजोडाइजापाइंस भी आ जाती है इसके अंदर एसिडिक मीडियम के अंदर। एंड एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो पेनिसिलिन, सल्फेजोनामाइड हो गई। उसके बाद NSAIDs आ जाते हैं, NSAIDs जिसके अंदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आ जाती है जैसे कि, और उसके अलावा वारफेरिन और एस्प्रिन। तो ये सारी की सारी ड्रग्स है जो एसिडिक ड्रग्स है, और ये किससे बाइंड होती है, एल्बुमिन से बाइंड होती है। वारफेरिन और एस्प्रिन की एक खास बात बताऊं, दोनों की दोनों एसिडिक ड्रग्स है, वारफेरिन और एस्प्रिन। सो डेट्स वाई कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं दी जाती है ड्रग्स। वारफेरिन और एस्प्रिन एक साथ नहीं देते क्योंकि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। डेट्स वाई वारफेरिन और एस्प्रिन एक साथ नहीं दी जाती। वहीं अगर दूसरी बात करूं बेसिक ड्रग्स की, तो बेसिक ड्रग्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर सबसे पहला है ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ओपोइड्स, एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो बेसिक ड्रग्स के एग्जांपल हैं जो किससे बाइंड हो रही है, जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड हो रही है। कौन कौन से एग्जांपल बताए मैंने, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ओपोइड्स, एंटी अरिथमिक ड्रग। एंटी अरिथमिक ड्रग के एग्जांपल याद रख लेना, लिडोकैन और मायोड्रोन, बीटा ब्लॉकर। लिडोकैन, मायोड्रोन एंड बीटा ब्लॉकर, these are example of antiarrhythmic drugs and these are of basic nature and binds to alpha 1 acid glycoprotein. So this is all about plasma protein binding. Basically two types of plasma protein, albumin and alpha 1 acid glycoprotein. Albumin bind to acidic drug and alpha 1 acid glycoprotein binds to basic drug. Some examples. एंड उसके अलावा एक लास्ट चीज है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो कुछ इन स्पेसिफिक डिजीज के अंदर बढ़ जाता है। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन की अमाउंट स्पेसिफिक डिजीज के अंदर इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि रूमेटिक आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज एंड मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। ये कुछ ऐसी डिजीज है जिसके अंदर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो जब अल्फा 1 एसिडिक, जब इन डिजीज के अंदर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाएगा, अगर ये इन डिजीज के अंदर, तो जैसे ये अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आपकी जो इन डिजीज के केस के अंदर क्या इन दवाइयों का इफेक्ट कम हो जाएगा। इन डिजीज के अंदर इन ड्रग्स का जो बेसिक ड्रग्स होती है इनका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है इन ड्रग्स, इन बीमारियों की केस में, इन डिजीज कंडीशन के टाइम पे, जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो इन डिजीज के साथ अगर अपने किसी भी ऐसे ड्रग्स को देते हैं, बेसिक ड्रग्स को, जिनको अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होना है, तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है अपने को, कम देखने को मिलता है। और सेम एल्बुमिन में भी अपने बोल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर एल्बुमिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एल्बुमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो एल्बुमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो ये बहुत सारी डिजीज है जिसके अंदर एल्बुमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है बॉडी में। और एल्बुमिन की अगर कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो गई, प्लाज्मा ब्लड के अंदर एल्बुमिन कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है एसिडिक ड्रग्स जो होएगी उसको बाइंड होने के एल्बुमिन नहीं मिलेगा। जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स है उनको बाइंड होने के लिए एल्बुमिन नहीं मिलेगा, और उनको बाइंड होने के लिए अगर एल्बुमिन नहीं मिलेगा तो क्या उन ड्रग्स का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। और उन ड्रग्स का इफेक्ट ही कम नहीं होगा, साथ साथ टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी, साथ साथ बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको बाइंड होना था वो बाइंड ही नहीं होगी। बाइंड नहीं होगी तो सर्कुलेशन के अंदर फ्री फॉर्म में घूमेगी, और अगर सर्कुलेशन में फ्री फॉर्म में है तो इट्स डायरेक्टली केस या मे लीड्स टू टॉक्सिसिटी, अपनी बॉडी में टॉक्सिसिटी कोज करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स।
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में भी। यहाँ पे मैंने जितना समझाया सफिशिएंट है, आगे दोबारा आएगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, हर जगह अपने इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, हर ड्रग के साथ पढ़ेंगे इसको अपने। तो दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिया अपनों ने, इसके अंदर एग्जाम्पल्स और एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये याद रखना, ये मत भूलना, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके अलावा कैलकुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको समझा दिया। एंड ये स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश करी है कि वास्तव में एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फिर भी अगर डेप्थ वाली चीज़ थोड़ी सी हार्ड लग रही हो, ना समझ आ रही हो, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, जो डोज आपने सर्कुलेशन में दी है, सर्कुलेशन में देने के बाद वो कितनी टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और कितनी बाद में सर्कुलेशन में बची है। जैसे आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कंसंट्रेशन चेक कर सकते हो, जैसे कोई भी डोज आपने आईवी रूट से कोई भी ड्रग दी आपने, तो आप आधे घंटे बाद दोबारा ब्लड कंसंट्रेशन चेक कर सकते हो उस ड्रग की, 1 घंटे बाद दोबारा ब्लड कंसंट्रेशन चेक कर सकते हो, 2 घंटे बाद दोबारा ब्लड कंसंट्रेशन चेक कर सकते हो। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ब्लड में कम होती जाएगी, इसका मतलब क्या, ड्रग जो है टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है। और टिश्यूज़ में जैसे जैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है, उसको मेजर करने के लिए क्या तरीका निकाला अपनों ने दोनों को बराबर करने की कोशिश करी, और बराबर करने के लिए अपने को जहाँ भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वहाँ पे अपने को जितना प्लाज्मा रिक्वायर्ड है, डाइल्यूटिंग एजेंट रिक्वायर्ड है दोनों को इक्वल करने के लिए, उसी प्लाज्मा रिक्वायर्ड को अपनों ने क्या बोला, उसी डाइल्यूटिंग एजेंट को या फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो अपने को चाहिए वही क्या हुई, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और एपरेंट वर्ड किस लिए यूज किया गया, क्योंकि अपने यहाँ पे सब कुछ क्या करते हैं, यहाँ पे अपने सब कुछ हाइपोथेसिस कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते अपने कभी भी, दैट्स वाई यहाँ पे एपरेंट वर्ड यूज करना पड़ा अपने को। और जो यूनिट होगी एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वो हमेशा लीटर के अंदर होती है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है ये भी, तो ये भी याद रखना, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो टोटल प्लाज्मा रिक्वायरमेंट की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, लीटर के अंदर होती है। सो थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन। और जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे अपने, जिसके अंदर अपने मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। एंड स्टे ट्यून्ड गाइज, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।